हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। यस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज डेप्रिसिएशन। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंस्टीट्यूट लगभग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। 4 से 10 नंबर तक का आप मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, और ये पहले भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल चेंज है, बाकी सब कॉन्सेप्ट, बेसिक कंसेप्ट अभी तक जो आपने पढ़ा है 11th क्लास में, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंसेप्ट हम लोग यहां पर भी यूज करेंगे। एक दो टॉपिक हैं जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो थोड़े नए पढ़ने पड़ सकते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज है। बाकी बेसिक चीजें वही हैं जो क्लास 11th में पढ़ी थी। अब अगर आपको क्लास 11th में ये चैप्टर समझ में आया था ठीक से तो अच्छी बात है, नहीं भी आया था तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल स्क्रैच से करके चलेंगे। चलो जी, तो हेडिंग डालिए डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इंपॉर्टेंट, 4 to 10 मार्क्स, 4 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें आता है। 4 नंबर का भी आता है, 6 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है। ठीक है जी, तो पहले कुछ इसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मतलब देखते हैं। डेप्रीसिएशन मीन्स fall in the value of fixed assets, fall in the value of fixed assets due to the following reasons, due to the following reasons। पहला रीजन, wear and tear, wear and tear due to its use in business, wear and tear due to its use in business। Second, efflux of time even when it is not being used, efflux of time even when it is not being used। obsolescence due to technological or other changes, due to technological or other changes। decrease in the market value, decrease in the market value। depletion mainly in case of mines and other natural resources, mines and other natural resources। this is the definition of depreciation। एक बार देखते हैं कि ये डेफिनेशन आपको क्या कहती है। देखिए जी, आई होप नोट हो गया होगा। देखो, वो कहता है डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है। सर जनरली अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं तो जब भी हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है, जब भी हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, डाउन हो जाती है, दैट इज ड्यू टू, जनरली ड्यू टू डेप्रीसिएशन। भाई जनरली किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारे फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स मतलब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर्स, ये सब क्या होता है, हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। इनकी अगर वैल्यू में कोई गिरावट आ जाती है, कोई फॉल आ जाता है,
किन रीजंस की वजह से? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला वियर एंड टीयर ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस। भाई आप एसेट को यूज कर रहे हो तो यूज करते करते एसेट क्या हो जाता है सर? घिसने लग जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज कोई कार ली, आपने आज कोई कार खरीदी, 1-2 साल आपने वो कार चलाई, तो मुझे बताओ क्या 1-2 साल कार उसी हिसाब से चलेगी? क्या कार की वैल्यू वही होगी जो आपने पहले खरीदी थी? आंसर इज नो सर। कुछ ना कुछ यूज करने की वजह से कुछ ना कुछ क्या हो जाती है? घिसावट आ जाती है। मोबाइल आप लोगों के पास है, मोबाइल आपने फॉर एग्जांपल 1 साल पहले खरीदा था, तो आज अगर आप मोबाइल यूज करोगे तो सर क्या बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस होगी? नहीं सर, कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या हो जाती है? वियर एंड टियर की वजह से, यूज की वजह से उसमें क्या हो जाता है? वियर एंड टियर हो जाता है, खराबी आ जाती है, थोड़ी थोड़ी चीजें क्या हो जाती है सर? डाउन होने लग जाती है, एफिशिएंसी डाउन होने लग जाती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो वियर एंड टियर की वजह से, वियर एंड टियर ड्यू टू यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करने की वजह से जो वियर एंड टियर होता है उसकी वजह से अगर एसेट की वैल्यू फॉल हो रही है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। दूसरी चीज, एफ्लक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। भाई एसेट आपका यूज में नहीं है, आपने लेके रखा हुआ है, लेकिन सर टाइम की वजह से भी क्या हो जाता है? उसकी वैल्यू गिर जाती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लैपटॉप खरीद के रख लिया, मैंने एक लैपटॉप खरीद के रख लिया, 1 साल तक मैंने उस लैपटॉप को यूज नहीं किया। अब मुझे बाद में पता लगता है कि यार ये मेरे किसी काम का ही नहीं है, और मैं मार्केट में गया उस लैपटॉप को सेल करने, तो मुझे बताओ क्या लैपटॉप उसी प्राइस पे बिकेगा जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था? आंसर इज नो सर। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि पुराना हो गया है, भले ही आपने यूज ना किया हो, लेकिन एफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम की वजह से क्या हुआ सर? उसकी वैल्यू गिर गई है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। उसके बाद ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस। अगर मान लो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कोई और चेंज आ गया, भाई आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सर हर चीज में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आती रहती है, तो उस वजह से भी हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? हमारी आइटम की वैल्यू गिर जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने फोन खरीदा, आज मेरे पास लेटेस्ट से ये फोन है, ठीक है जी। अब ये फोन कौन सा है ये मत पूछना, दिस इज OnePlus 6। तो ये OnePlus 6 मैंने कब खरीदा था? ये मैंने 2018 में खरीदा था, 17 या 18 में खरीदा, मैं खुद भूल गया, आई थिंक 2018 में खरीदा था। तो मुझे बताओ 2018 में जो मैंने OnePlus 6 खरीदा था, तो सर आज OnePlus 7 तक पहुंच गया, OnePlus 8 लॉन्च होने वाला है, तो क्या हो रहा है सर? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ रही है। तो मुझे बताओ अगर मैं ये OnePlus 6 को बेचने जाऊंगा तो क्या ये उसी प्राइस पे बिक जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है जी। डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, ये सेम पॉइंट है कि सर मार्केट वैल्यू एसेट की क्या हो जाती है? कई बार एसेट की मार्केट वैल्यू गिर जाती है, कोई एसेट मार्केट से आउट हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डिप्लीशन इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे माइंस वगैरह होती है, माइंस वगैरह से क्या होता है सर? एक्सट्रैक्शन होती है। जैसे कोल माइंस होती है, कोल माइंस में से क्या होता है? माइंस मतलब खदानें, कोयले की खदान होती है, उसमें से कोयले की एक्सट्रैक्शन होती है। तो सर उस माइन को हम फिक्स एसेट अगर मान ले तो उस माइन में भी डेप्रिसिएशन लगता है। कैसे डेप्रिसिएशन लगता है? क्योंकि सर माइन में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जगह है जहां पर कोल माइन है, और उस कोल माइन में लेटर से 1 लाख टन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख टन कोल्स है। तो जैसे जैसे कोल उसमें से निकलता चला जाएगा, जैसे जैसे कोल उसमें से निकलता चला जाएगा, तो सर क्या होगा? कोल की क्वांटिटी कम होने लग जाएगी, और वो क्वांटिटी अगर कम होगी तो सर वो माइन की भी तो वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि सर माइन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है क्वांटिटी ऑफ कोल पे। समझ पा रहे हो भाई? एक पर्सन है जो कहता है कि मेरे पास एक माइन है जिसमें 1 लाख टन कोयला है, और एक पर्सन बी है वो कहता है कि मेरे पास एक माइन है जिसमें 50,000 टन कोयला है। तो ऑब्वियसली सर कौन सी वाली माइन महंगी मिलेगी मार्केट में? ऑब्वियसली सर जिसमें 1 लाख टन कोयला है। तो वो क्या कह रहा है कि अगर माइन में से एक्सट्रैक्शन हो रही है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन मतलब कम होना, रिसोर्सेज उसमें से कम होते चले जा रहे हैं, तो माइन के केस में भी हम क्या बोलेंगे सर? वो माइन क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है, बिकॉज ऑफ डिप्लीशन इन रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द माइंस और अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे बायोगैस प्लांट होते हैं, ऐसे गैस की पाइपलाइंस होती हैं, वहां सब क्या होता है सर? रिसोर्सेज लिमिटेड है। आप सबको पता है सर इंडिया में रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, तो सर रिसोर्सेज की जो लिमिटेशन है, तो रिसोर्सेज जहां पर अवेलेबल है अगर वहां से निकाल लिए जाएंगे तो क्या होगा सर? एक दिन जाकर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो उस केस में भी हम क्या बोलते हैं कि हमारे एसेट्स डेप्रिशिएट होते चले जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आया?
मीनिंग क्लियर होता है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन की अगर मैं जनरली बात करूं तो अगर हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। क्लियर पॉइंट? ओके, आगे लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखो, अब बात यह आती है कि सर डेप्रिसिएशन लगता किसके ऊपर है। देखो वो कह रहा है डेप्रिसिएशन इज जनरली चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन इज जनरली चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बात ये आती है सर ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। देखो जी एक नई टर्म आपको सीखने को मिली, क्या सर? ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। पीपीई कसम खा लो, हाँ जी मेरे बच्चे कसम खा लो। क्या कसम खानी है सर? कसम खा लो, लो भाई कसम खाओ, कसम खा लो। क्या कसम खाओगे? कि आज के बाद हम कभी भी फिक्स्ड एसेट वर्ड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या कसम खा रहे हो? आज के बाद हम कभी भी फिक्स एसेट वर्ड नहीं बोलेंगे, हम क्या वर्ड बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिकॉज इट इज अ मेजर चेंज। आजकल की बैलेंस शीट्स में खास करके सर कंपनीज में तो कंपनीज एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट आई गई है, लेकिन सर अदर देन कंपनी जो भी एंटिटीज हैं, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म्स है, वो भी अपनी बैलेंस शीट में फिक्स एसेट वर्ड को हटाकर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखने लग गई है। अब सर ये क्या है? सर फिक्स एसेट का नाम चेंज हुआ है, बेसिकली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम इसका हो चुका है। सर ये चेंज क्यों आया? ये चेंज आया बिकॉज ऑफ AS 10। एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसका पहले नाम हुआ करता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, उसका नाम चेंज हुआ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सर फिक्स एसेट का भी नाम अब क्या बन गया है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन अगर आपको कहीं क्वेश्चन में फिक्स एसेट वर्ड दिखे या बैलेंस शीट में कोई फिक्स एसेट वर्ड दिखे तो ऐसा नहीं कि झगड़ा करने लग जाओगे, नहीं सर, जो लिखा है क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन है तो उनमें चेंज नहीं हो रहे, लेकिन आप कभी भी बैलेंस शीट बनाओगे, कभी भी वर्ड लिखोगे तो फिक्स एसेट वर्ड नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर पॉइंट? अब देखो आगे, अब वो कहता है कि सर ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। अगर मैं आपको AS 10 की डेफिनेशन लिखवाऊं तो लिखो, ये जो डेफिनेशन मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की, ये AS 10 वाली है। सर मतलब सेम ही है, जो फिक्स एसेट का मतलब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ना, सर फिक्स एसेट्स ये होते हैं, वही सेम चीज है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन नाम चेंज हो गया। तो वो कहता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट are tangible items, that tangible items means tangible items कौन से होते हैं? जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं बेसिकली, तो वो क्या होते हैं? हमारे tangible items। तो property, plant and equipment PPE are those tangible items that are held for use in the production or supply of goods or services, used in the production or supply of goods or services, comma, for rental to others or for administrative purpose, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है जी, क्या कह रहा है वो कहता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई क्या है सर? पीपीई आर दोज टेंजिबल आइटम्स। पहली पॉइंट तो ये आ गया सर, क्या है ये? टेंजिबल आइटम्स है। टेंजिबल आइटम्स कौन सी? जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनकी हम प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। आर दोज टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए?
फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जैसे हम कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, उन गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। किसी मशीनरी का इस्तेमाल करके हम गुड्स की क्या करते हैं सर, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस मशीनरी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए अगर हम कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टेंजिबल आइटम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब जैसे मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस रिकॉर्डिंग के लिए मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, इस समय इस रिकॉर्डिंग के लिए मेरे सामने कैमरा रखा हुआ है, तो वो कैमरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मैं आपको टीचिंग सर्विस दे रहा हूं, तो टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे इस कैमरे की जरूरत है, दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक और एग्जांपल, टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है। ये मेरे सामने देखो, ये मेरे सामने क्या है, स्क्रीन पे आ गया होगा, देखो लैपटॉप। तो ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, ये लैपटॉप भी क्या है, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन इस टीचिंग सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बताइए क्या वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? बिकॉज सर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ टेंजिबल आइटम। सॉफ्टवेयर कोई टेंजिबल आइटम नहीं है, सॉफ्टवेयर इज एन इनटेंजिबल आइटम, तो इस वजह से वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आता है? तो वो क्या कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई, of goods or services, for rental to others। अगर मैंने एसेट को खरीद कर किराए पे दे रखा है, अब एक एग्जांपल सुनो। फॉर एग्जांपल मैं एक जीटीए का बिजनेस करता हूं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता हूं। जीटीए समझते हो? सामान को लाना ले जाना, जो सर्विस जो आपने देखी ना ट्रक वाले चलते हैं। चलो आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा एग्जांपल, एक बेसिक से एग्जांपल देखते हैं। ओला उबर का नाम तो सुना होगा सर। ओला उबर क्या काम करती हैं? ओला उबर कैब सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ओला उबर क्या करती है सर? कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। मुझे यह बताओ कि ओला उबर के पास जो गाड़ियां हैं, क्या वो गाड़ियां सारी ओला उबर की है? आंसर इज नो। सर ओला उबर ने तो वो गाड़ियां किराए पे ले रखी है, लीज पे ले रखी हैं। वो गाड़ियां क्या कर रखी है? किराए पे ले रखी है। तो जिससे किराए पर ले रखी है वो क्या चार्ज करेगा? ओला उबर कंपनी से वो किराया चार्ज करेगा। मुझे बताओ एसेट किसका हुआ? वो जो गाड़ियां एज अ फिक्स एसेट है वो किसका है? क्या ओला उबर की गाड़ियां हैं या जिसने किराए पे दी है उसकी गाड़ियां हैं, थर्ड पार्टी की गाड़ियां हैं? आंसर इज थर्ड पार्टी की गाड़ियां हैं। तो डेप्रीसिएशन कौन चार्ज करेगा? सर डेप्रीसिएशन वो थर्ड पार्टी चार्ज करेगी। पॉइंट समझ में आता है? तो क्या देखा हमने कि अगर हमने रेंटल पे भी कोई एसेट अपना दे रखा है तो वो भी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। मैंने एक घर बनाया, मैंने एक फ्लैट बनाया, एक घर बनाया और उस घर को आप लोगों को किराए पे दे दिया, तो मुझे बताइए डेप्रीसिएशन कौन चार्ज करेगा? सर डेप्रीसिएशन तो मैं ही चार्ज करूंगा क्योंकि मेरा एसेट है, मेरा पीपीई है। उसके बाद और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब मैंने ऑफिशियल यूज के लिए अगर कोई एसेट अपने पास रखा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेरे ऑफिस में लगने वाले पंखे, एसी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ये सब क्या है? ये सब भी मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो क्या देखा हमने? पीपीई आर दोज टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। पॉइंट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, that are expected to be used during more than a period of 12 months, कि भैया जो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम को बना रहे हो ना, उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए। उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं ये माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये माइक दिख रहा है आपको? ये माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं। वैसे तो ये काफी एक्सपेंसिव माइक है, इसकी लाइफ अच्छी खासी है। मान लो सस्ते माइक भी आते हैं।
मान लो अगर मैंने एक माइक खरीद लिया 300-400 रुपए का, वो भी होते हैं सर, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मान लो मैंने 300-400 रुपए का माइक खरीद लिया। अब मुझे पता है कि वो माइक मेरा 5-6 महीने काम चलेगा, उसके बाद मेरे को नया खरीदना पड़ेगा। तो क्या मैं फिर उस माइक को अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलकर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उसके ऊपर? आंसर इज नो सर। पर आपकी कंडीशन तो देखो ना, टेंजिबल आइटम है माइक, ओके, आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करो, ओके, लेकिन सर उसकी जो लाइफ है वो मोर देन 12 मंथ्स नहीं है। उसकी जो लाइफ है मोर देन 12 मंथ्स नहीं है। अब मैं अपने माइक की बात करता हूं। ये जो मैंने माइक ले रखा है दैट इज हैविंग अ लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, 3-4 साल आराम से चलेगा। तो मैं इस माइक को अपना क्या बोलूंगा? इस माइक को अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलूंगा। पॉइंट समझ में आता है? सिंपल सा पॉइंट है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? वो टेंजिबल आइटम्स हैं जिसको मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटल्स या फिर एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, और साथ साथ उनकी जो लाइफ है वो है मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर पॉइंट यहां तक? बताइए जी। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जिसको हम, हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर चार्ज करेंगे। डन यहां तक? आगे देखो, लिखो पॉइंट नंबर 3। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन कि सर डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्यों चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन? लिखो जी। फर्स्ट पॉइंट, करेक्ट इनकम मेजरमेंट। करेक्ट इनकम मेजरमेंट। तो डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है? सर फर्स्ट पॉइंट आता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन का? पहला पॉइंट इज करेक्ट इनकम मेजरमेंट, कि अगर आपको अपने प्रॉफिट को ट्रू बताना है, अगर आपको अपने प्रॉफिट को करेक्ट बताना है, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्योंकि सर हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ टेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जरूर होते हैं, क्योंकि बिना पीपीई के बिजनेस चल ही नहीं सकता। चाहे कोई भी बिजनेस ले लो, पीपीई जरूर होगा। चाहे ऑनलाइन बिजनेस क्यों ना हो, सर पीपीई जरूर होगा। तो सर ऑनलाइन बिजनेस में पीपीई क्या हो सकता है? लैपटॉप। भाई ऑनलाइन बिजनेस में आप लैपटॉप का यूज करोगे तो वो लैपटॉप पीपीई ना है, पीपीई है ना। तो सर कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई भी बिजनेस हो, पीपीई जरूर होगा, और अगर पीपीई है तो सर उसमें डेप्रिसिएशन जरूर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर करेक्ट इनकम शो करने के लिए, अगर आपको अपनी करेक्ट इनकम मेजर करनी है, अपने रिजल्ट्स को करेक्ट बताना है यूजर्स को, तो आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑन योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट। ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो मैंने बात करी करेक्ट इनकम मेजरमेंट की, इनकम कहां से मेजर होती है? इनकम क्या बनाकर मेजर होती है? अगर मैं अकाउंट्स की बात करो मेरे से, सर अकाउंट्स में हम कौन सी ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हम इनकम को मेजर करते हैं? हम बनाते हैं सर पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। और ऐसे ही अगर आपको पोजीशन बतानी हो, एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन एसरटेन करनी हो, तो आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो बैलेंस शीट। तो बात यह आती है सर ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन में सेकंड पॉइंट इज ट्रू पोजीशन मैनेजमेंट। इट मींस देखो आपकी बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहे हैं। आपने मान लो एक लैंड खरीदी थी, लैंड तो छोड़ दो, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। मान लो एक आपने बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए की 10 साल पहले, 10 साल पहले 10 लाख की खरीदी थी, लेकिन आप उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करते आ रहे हो, आपने फैक्ट्री बना रखी है उस बिल्डिंग पे, आप उस बिल्डिंग में यूज करते आ रहे हो, करते करते क्या हो रहा है सर, उसकी वैल्यू भी तो गिरती चली जा रही है। या मशीनरी आपने खरीदी थी 4-5 साल पहले, प्रोडक्शन करते करते उसकी एफिशिएंसी गिरती चली जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो सर अगर आपको ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट दिखानी है, तो आपको उसको कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ेगा? उस आइटम को, उस एसेट को डेप्रिशिएट करके चलना पड़ेगा, सो दैट आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर पाए। बैलेंस शीट आपकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करे। ये ट्रू एंड फेयर का जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप इंटरमीडिएट लेवल पे इन योर ऑडिटिंग सब्जेक्ट,
ऑडिट के सब्जेक्ट में आप लोग ये वर्ड सीखोगे कि सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। तो जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, चाहे वो पीएनएल अकाउंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, दैट मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर पोजीशन। तभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होंगे, यूजर उसके ऊपर रिलाय कर पाएगा। क्लियर पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अब आपको अगर मान लो एसेट को रिप्लेस करना है, आप एसेट को रिप्लेस करना चाहते हो, अब उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो मेरे पास आज एक कार है, लेट अस से मेरे पास एक कार है, कोई भी एग्जांपल ले लो, i20 गाड़ी है, मेरे पास i20 कार है। मैंने 2 साल पहले वो i20 7.5 लाख रुपए की खरीदी थी, ठीक है जी। अब 2 साल हो गए, अब मैं इस गाड़ी को चेंज करना चाहता हूं, मेरा मन चेंज हो गया, मेरा मन कर रहा है क्रेटा गाड़ी लेने का। आई होप ये गाड़ियों के नाम से आप फेमिलियर होंगे, i20 क्रेटा बड़ी फेमस गाड़ी है। तो i20 मेरे पास है, 7 लाख की मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, 7.5 लाख की खरीदी थी। आज मेरा मन है क्रेटा गाड़ी खरीदने का। अब 13-14 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी है लेट से। अब मैं उस अपनी i20 को रिप्लेस करना चाहता हूं और ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं यार क्रेटा गाड़ी खरीदने के लिए मेरे को अभी और कितने पैसे की जरूरत है। ऑब्वियसली सर एक लेमैन, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग इस तरीके से डिसीजन लेता है कि सर मेरे पास एक i20 गाड़ी है, उसको रिप्लेस करके आई वांट टू परचेज अ क्रेटा, अ ब्रांड न्यू क्रेटा। अब i20 7 लाख की मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, तो मुझे बताओ अगर मैं आज ये चेक कर रहा हूं कि मुझे क्रेटा गाड़ी खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, तो शुड आई डेप्रिशिएट माई i20 और नॉट? क्या मुझे अपनी i20 कार को डेप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर आंसर इज बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपने डेप्रिशिएट नहीं किया, अगर आपने डेप्रिशिएट नहीं किया तो होगा क्या? मान लो क्रेटा गाड़ी है 14 लाख की और आप कह रहे हो कि सर 7 लाख की मैंने i20 खरीदी थी, तो 14 में से 7 माइनस कर दो, तो यानी कि 7 लाख की जरूरत है। लेकिन एक्चुअली में 7 लाख की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो 7 लाख की गाड़ी आपने i20 खरीदी थी, हो सकता है 2 साल बाद वो 7 लाख की ना बिके। सर नहीं बिकेगी, बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। मान लो वो 5 लाख की बिक रही है, तो आपको अब कितने की जरूरत पड़ेगी? सर 9 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी। आई होप ये पॉइंट समझ पा रहे हो आप। तो मैंने क्या बोला कि फंड फॉर रिप्लेसमेंट, कि भाई एसेट को रिप्लेस करने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत है। फॉर दैट पर्पस आई नीड टू डेप्रिशिएट माई एसेट्स। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज ascertainment of true cost of production। ascertainment of true cost of production। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनो। देखो जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है कि सर गुड्स को बनाने में मेरा कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट होता है वो, कॉस्ट अकाउंटिंग। वहां पर आपको पता लगता है कि सर एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा है, क्योंकि सर कॉस्ट के हिसाब से ही आप अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हो। लेट अस से मैं ये माउस बनाता हूं, दिख रहा है आपको माउस, ये माउस बनाता हूं मैं, ठीक है। अब इस माउस में क्या होता है सर, इस माउस में मटेरियल लगता है, इस माउस में मटेरियल लगेगा। इस माउस को बनाने के लिए मुझे लेबर की भी जरूरत है, कुछ मशीन की भी जरूरत है, ठीक है। तो माउस को बनाने में कितना खर्चा आया है, जब तक मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो हाउ वुड आई फिक्स द सेल प्राइस ऑफ दैट माउस? मान लो बाजार में ये 900 रुपए का सेल प्राइस, 900 रुपए का माउस मिलता है, तो 900 रुपए फिक्स करने के लिए मुझे पहले कॉस्ट तो चाहिए ना भाई। मान लो कॉस्ट आ गई 1000 रुपए और मैंने 900 रुपए में बेच दिया, तो सर मेरा तो नुकसान हो गया। तो फॉर फिक्सिंग द सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, आई नीड टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कई सारी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल लगता है। भाई माउस बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ी तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की जरूरत पड़ी तो लेबर की कॉस्ट, और भी कुछ खर्चों की जरूरत पड़ी तो उनकी कॉस्ट। साथ साथ जिस मशीनरी में आपने ये माउस बनाया है, तो सर ये माउस बनाने की वजह से वो मशीनरी थोड़ी घिस भी तो गई,
समझ पा रहे हो या नहीं? जिस मशीनरी को यूज करके आपने ये माउस बनाया है, तो ये माउस बनाने की वजह से वो मशीनरी थोड़ी सी घिस भी तो गई, तो वो घिसना क्या होता है? वो घिसना ही तो डेप्रिसिएशन होता है। तो कितना डेप्रिसिएशन मैं इस माउस में प्रोवाइड करूं, दैट इज नोन एज एसेटेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर डेप्रिसिएशन लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लग जाएगी, आपको एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा कि मेरा जो आइटम है उसकी कॉस्ट कितनी है, सो दैट आप एक परफेक्ट सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाओ। पॉइंट समझ में आता है? बोलो जी, क्लियर पॉइंट? चलो, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ जी, आगे लिखो पॉइंट नंबर 4, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उस इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं, वो टर्म्स क्या क्या हैं, उनके मीनिंग समझते हैं, क्योंकि ये टर्म्स हम कई बार यूज करेंगे। अब जैसे कि पहली टर्म आपके सामने आती है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब ये सर मतलब क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट का? लिखो जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट के बारे में लिखो, कॉस्ट ऑफ अ डेप्रीशिएबल, cost of a depreciable asset represent its money outlay or its equivalent in connection with its acquisition, installation, and commissioning, as well as additions or improvement thereof for the purpose of increase in efficiency। देखो जी, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हुआ कि एसेट को खरीदने में हमने कितना पैसा पे करा, उसकी इंस्टॉलेशन में हमने कितना खर्चा किया, उसकी कमीशनिंग में, उसको लाने ले जाने में, उसको सेटअप करवाने में हमने कितना खर्चा किया, उस पे कोई एडिशंस कराई, कोई इंप्रूवमेंट्स कराई, जिसकी वजह से उस एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ द एसेट कहलाती है। इसके लिए एक तरीका लिखो, अगर आपके पास खाली निकालने के आ जाए कभी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई। पीपीई समझते हो ना? पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई तो कैसे निकलेगा? परचेज प्राइस ऐड करोगे इसमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। सर ये नॉन रिफंडेबल टैक्सेस मतलब जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कौन से होते हैं? सर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वो होते हैं जिनका गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देती, जिनका गवर्नमेंट आपको क्रेडिट नहीं देती, बेनिफिट नहीं देती। जैसे कि इस समय देश में लगता है सर जीएसटी। इस समय देश में क्या चल रहा है सर? कानून चल रहा है जीएसटी का। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है, लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी का क्रेडिट प्रोवाइड कर देती है।
जीएसटी का बेनिफिट प्रोवाइड कर देती है, तो जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, जीएसटी इज अ रिफंडेबल टैक्स। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल नेचर के होते हैं, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, तो वो सब क्या होते हैं, हमारे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, जिनका बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती तो सर ऑब्वियसली क्या होगा, उससे मेरे कॉस्ट ऑफ द गुड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या करा, उसे कॉस्ट में ऐड कर दिया, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। ये आपने इन्वेंट्रीज में भी सीखा होगा पॉइंट, कि सर इन्वेंट्रीज में किस तरीके से हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ऐड करो इसमें, अगर कोई आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो, कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा, कोई कमीशनिंग का खर्चा, या कोई भी ऐसा खर्चा, एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग, एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, कि कोई भी खर्चा जो आपने एसेट पे इनकर किया है टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो जी, आपने कोई भी खर्चा इनकर किया, आपने कोई भी खर्चा इनकर किया है जिसकी वजह से एसेट की वर्किंग कंडीशन, एसेट आपका वर्किंग कंडीशन में आ गया। भाई मैं एक सिस्टम लेके आ गया, मैं एक कंप्यूटर सिस्टम लेके आ गया और वो मैंने डब्बा यहां पर रख दिया लाकर, जब तक मैं उसको इंस्टॉल नहीं कराऊंगा, जब तक मैं उस सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कराऊंगा, कैन आई यूज दैट सिस्टम? आंसर इज नो। या आपने कोई मशीनरी खरीदी, जब तक आप मशीनरी को इंस्टॉल नहीं कराओगे, जब तक लेबर को बुलाकर उसको सेटअप नहीं कराओगे, उसके लिए जगह नहीं बनवाओगे, उसको प्लेस नहीं कराओगे, कहने का मतलब उसको पुट टू यूज में नहीं लेके आओगे, वर्किंग कंडीशन में नहीं लेके आओगे, तब तक वो मशीनरी आपके किसी काम की नहीं है। तो जितना भी खर्चा आपका एसेट के ऊपर लगता है टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, वो सारा का सारा खर्चा आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट माना जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज हो जाता है। ठीक है जी। परचेज प्राइस हो गए, नॉन रिफंडेबल होगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह होगी, कमीशनिंग, ठीक है, ये सब चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, दिस ऑल इज योर कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हमारी कॉस्ट ऑफ पीपीई है, इस कॉस्ट को हम यूज करते हैं फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। अब एक और पॉइंट सुनो सर, डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब कॉस्ट के बाद कुछ सालों बाद आपको एसेट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी, कुछ इंप्रूवमेंट करानी पड़ेगी, लेकिन उस इंप्रूवमेंट कराने की वजह से आपके एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई, वर्किंग लाइफ बढ़ गई, तो सर वो खर्चा भी आपका कॉस्ट में ही जाकर ऐड हो जाता है, मतलब वो खर्चा भी आपका क्या होता है सर, कैपिटलाइज हो जाता है, उस खर्चे के ऊपर भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने लग जाते हो। एग्जांपल के तौर पे एक मशीनरी इंस्टॉल कराई, अब मशीनरी जिस पार्ट पे चल रही थी ना, वो पार्ट खराब हो गया, और उस पार्ट को, भाई पहले जब हमने मशीनरी ली थी तो वो पार्ट बहुत पुराना ऑब्सोलीट तरीके का पार्ट लगा हुआ था, उसमें ज्यादा मजेदार नहीं था, कंपनी फिटेड आइटम आई थी लेकिन वो ज्यादा मजेदार नहीं थी। मार्केट में पता लगा कि यार ये पार्ट सक्सेसफुल नहीं है, इस पार्ट को रिप्लेस करा दिया जाए, इस पार्ट को रिप्लेस करा के नया पार्ट लगा लो, थोड़ा महंगा पार्ट लगा लो, लेकिन वो पार्ट लगाने से आपके एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी वर्किंग लाइफ डबल हो जाएगी। तो मुझे बताओ, क्या वो जो पार्ट की जो कॉस्ट है, क्या आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मानोगे? ऑब्वियसली सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा? बिकॉज दैट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग माई एफिशिएंसी ऑफ द एसेट, मेरी एसेट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है, उसकी वर्किंग लाइफ को बढ़ा रही है। दैट इज वाई आई विल कंसिडर दैट कॉस्ट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और अकॉर्डिंगली आई विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दैट पार्ट। पॉइंट समझ में आता है? सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम बना रखा है, मुझे बताइए थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर्स की नॉलेज रखते हो तो सर कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो सबसे मेजर पार्ट होता है? थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो बहुत मेजर होता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम डिपेंडेंट होता है? बताइए जी। सर योर प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर, जिसे मदरबोर्ड भी बोलते हैं। अगर मान लो प्रोसेसर में ही खराबी आ जाए, मदरबोर्ड के अंदर ही खराबी आ जाए, तो क्या सिस्टम चलेगा? आंसर इज नो। और अगर आप मदरबोर्ड ही चेंज करा देते हो,
आप मदरबोर्ड ही चेंज करा देते हो, आप प्रोसेसर ही चेंज करा देते हो, तो मुझे बताओ क्या सिस्टम की एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी? यस सर, सिस्टम तो बिल्कुल नया ही हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि सिस्टम डिपेंडेंट ही मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो अगर आपने मदरबोर्ड में कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा आपका पीएनएल में डेबिट ना होकर कहां जाएगा सर? एसेट में की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली यू विल चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन दैट आइटम। पॉइंट समझ में आता है? बोलिए बच्चे, पॉइंट समझ में आता है? हाँ जी, चलो। तो ये हमारा था हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट और कॉस्ट ऑफ पीपीई, साथ में मैंने दोनों चीजें आपको कवर करा दी। सेकंड पॉइंट लिखो, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। देखो वर्ड ही इसके साथ क्या लिखा हुआ है? वर्ड ही इसके साथ लिखा हुआ है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है सर? एक्सपेक्टेड। एस्टिमेटेड मींस एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सर एक्सपेक्टेड मतलब मैनेजमेंट प्रिडिक्ट कर रही है। मैनेजमेंट क्या कर रही है? प्रिडिक्ट कर रही है। मैनेजमेंट कोई ये नहीं बता रही कि सर इतनी लाइफ होगी, प्रिडिक्शन है। भाई आज आपने कोई एसेट खरीदा आपने कोई गाड़ी खरीदी, आप उसकी लाइफ प्रिडिक्ट ही तो करोगे कि यार 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी। एक सिस्टम खरीदा तो उसकी लाइफ आप क्या करोगे? प्रिडिक्ट ही तो करोगे। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो लिखो इसके बारे में, यूजफुल लाइफ is either useful life is either the period over which a depreciable asset is expected to be used by the enterprise or the number of production or similar units expected to be obtained from the use of the asset by the enterprise क्लियर पॉइंट? सर क्या क्लियर? एक बार पढ़ तो दो। देखो जी, है कुछ नहीं। वो कह रहा है यूजफुल लाइफ का मतलब क्या हुआ? वो कह रहा है यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर विच अ डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। भाई जो भी हमारा एसेट है, अगर मैनेजमेंट प्रिडिक्ट करेगी कि भाई ये एसेट हम कितने साल तक यूज कर सकते हैं। एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी के ऊपर प्रिडिक्शन लगाई कि मशीनरी को कितने साल तक यूज करोगे, दैट इज नोन एज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी। कई बार क्या होता है कि जो हमारी यूजफुल लाइफ होती है वो नंबर ऑफ ईयर्स में अवेलेबल नहीं होती। हम मार्केट से मशीनरी खरीद के लाए, लेकिन हम ये अनुमान नहीं लगा पा रहे, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये मशीनरी कितने समय तक, कितने टाइम पीरियड तक हम इसको यूज करेंगे। लेकिन मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, किसी से डिस्कस करते हुए, हमने ये जरूर आइडेंटिफाई कर लिया कि इस मशीनरी से इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की प्रोडक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक मशीनरी खरीदी, उस समय यह पता लग गया कि इस मशीनरी से 10 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन हो सकती है। 10 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन हो सकती है। लेट अस से मेरे पास एक मशीनरी है जो कि इस टाइप के पेन को मैन्युफैक्चर करती है। एक मशीनरी है जिसमें से इस टाइप के पेन निकलते हैं। तो मैं जब मशीनरी खरीद के लाया तो मुझे ये पता लग गया कि भाई इस टाइप के मेरे 10 लाख पेन निकल सकते हैं। कितने पेन निकल सकते हैं? 10 लाख पेन निकल सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये मशीनरी कितने साल तक चलेगी। तो सर ये जो 10 लाख पेन निकले हैं ना, तो 10 लाख पेन, 10 लाख यूनिट्स, यही मेरी यूजफुल लाइफ है। सर ये बड़ी अजीब सी बात है, ये 10 लाख यूनिट्स ही यूजफुल लाइफ है, तो हर साल डेप्रिसिएशन करोगे कैसे चार्ज? अगर मान लो मैंने आज इस साल
इस मशीनरी को यूज करके 1 लाख पेन की प्रोडक्शन कर दी, तो सर 10 लाख में से 1 लाख की प्रोडक्शन होगी, यानी कि 10% मैंने उस मशीनरी को यूज कर लिया। अगले साल मैंने 2 लाख पेन निकाले तो मैंने 20% को यूज कर लिया। उसके अगले साल मैंने सिर्फ 50,000 पेन निकाले तो मैंने 5% उस मशीनरी को यूज कर लिया। एज द केस मे बी। पॉइंट समझ में आता है? पॉइंट समझ में आता है। तो जरूरी नहीं होता कि अभी तक आपने यही सीखा होगा कि सर यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में होती है, लेकिन नया पॉइंट कि सर जरूरी नहीं है यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में हो, वो डिपेंड करता है कि आपका जो एसेट है वो किस टाइप का है। कई बार यूजफुल लाइफ आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स में भी होती है और कई बार नंबर ऑफ आवर्स में भी होती है कि इतने घंटे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इतने घंटे मशीनरी चलेगी। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी हम उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे, वहां से और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आपको मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, देखो जी, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशन लिखो। बताइए जी, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये भी अगेन क्या पॉइंट है सर? ये एस्टिमेटेड है, ये भी पॉइंट आपका क्या है? एस्टिमेटेड है। तो लिखो स्क्रैप वैल्यू ऑब्लिक, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। रेजिडुअल वैल्यू इज दैट पार्ट of the asset which is expected to be obtained from the asset at the end of its useful life। भाई स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू वो पार्ट ऑफ द एसेट है जो आपको पता है कि सर यूजफुल लाइफ के टाइम पे एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपको वो अमाउंट उस एसेट से ऑब्टेन हो जाएगा। कि भाई मेरी जो मशीनरी है, मेरे पास जो कैमरा है, मुझे पता है कि 5 साल बाद ये कैमरा आउटडेट हो जाएगा। भाई 5 साल इसकी लाइफ है, 5 साल बाद मुझे नया कैमरा चाहिए होगा, लेकिन मुझे पता है कि यार ये कैमरा अगर मैं 5 साल बाद भी बेचने जाऊंगा ना, 2,000 रुपए मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 2,000 रुपए मिल जाएंगे। तो वो 2,000 रुपए क्या कहलाएगी? इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी। अगर मान लो इफ सच वैल्यू इज कंसिडर्ड insignificant, it is normally regarded as nil। भाई अगर आपको लगता है कि इस एसेट की जो स्क्रैप वैल्यू है वो है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि सर कबाड़ी में जाएगा 100-200 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए मिलेंगे, तो सर वो आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है उसको नील ही मान के हमें काम करना पड़ता है। 100-200 रुपए के चक्कर में नहीं पड़ा जाता, नील मान के उसे काम खत्म कर दो। बट इफ सच वैल्यू इज कंसिडर्ड significant, it is estimated at the time of its acquisition, installation etc। ठीक है जी। भाई अगर आपको लगता है कि भाई जो इसकी स्क्रैप वैल्यू वो सिग्निफिकेंट, आपको पता है कि ये जो कैमरा है ये कबाड़ में नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं मेरा रिप्लेस हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, या फिर मैं इसको कहीं ना कहीं बिक जाएगा,
छोटी मोटी जगह पे कहीं भी बिक जाएगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई ये सिग्निफिकेंट है, तो मैं इसकी आज ही उसकी क्या करूंगा, स्क्रैप वैल्यू को प्रिडिक्ट करके चलूंगा, तभी मेरा डेप्रिसिएशन निकल पाएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज योर डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट। सर डेप्रीशिएबल अमाउंट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो डेप्रीशिएबल अमाउंट का क्या मतलब होता है? सर डेप्रीशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है, एसेट का वो अमाउंट है जिसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। असेट का वो अमाउंट है जिसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। सर किस पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो? कॉस्ट ऑफ द एसेट पे। भाई कॉस्ट को ही तो डेप्रीशिएट करते हो, लेकिन अगर आपको पता है कि सर कॉस्ट में से कुछ रिकवरी हो जाएगी, कॉस्ट की कुछ रिकवरी हो जाएगी, तो जो अमाउंट बचेगा उसी पे डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। अरे लॉजिकल सी बात है ना। मान लो ये कैलकुलेटर है, वैसे तो ये फिक्स एसेट नहीं है, मान लो ये कोई मशीनरी है, इसको मशीनरी का एग्जांपल लेके चलो। ये एक मशीनरी है, 5 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीदी थी, ये तो 5 लाख रुपए क्या है सर? ये कॉस्ट है। अब मैं 5 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करने लग जाऊंगा बिकॉज ये कॉस्ट है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार ये एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इससे मुझे 50,000 की रिकवरी हो जाएगी, मतलब इस 5 लाख की कॉस्ट में से एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ मेरी 50,000 की रिकवरी हो जाएगी, तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी है? मेरी नेट खर्चा है 4.5 लाख, तो उस 4.5 लाख को ही तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिशिएट करूंगा। सर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, डेप्रिसिएशन होता है कि हम अपनी कॉस्ट को, अपने खर्चे को किस तरीके से पीएनएल में राइट ऑफ करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? मजेदार लग रहा है? डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, डेप्रिसिएशन वो खर्चा होता है कि मैं किस तरीके से अपने एसेट को राइट ऑफ करता हूं। देखो आपको पता है कि मशीनरियां, प्लांट एंड मशीनरीज, वो आपकी इस खाली एक ही टाइम पीरियड में नहीं चलती, वो कई सालों तक चलेगी। ऑब्वियसली सर अगर आपको पता है कि वो कई सालों तक चलेगी तो उसका खर्चा आप क्या करते हो? एलोकेट कर देते हो, उसका खर्चा कई सालों में स्प्रेड कर देते हो, तो वो स्प्रेड करना ही तो डेप्रिसिएशन है। भाई अगर आपको लगता है आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी और आपको पता है 10 साल चलेगी, तो आप बोल रहे हो कि हर साल 1-1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहो, तो आपने किया क्या? आपने उस 10 लाख के खर्चे को 1 साल में राइट ऑफ ना करके 10 साल में उसको स्प्रेड कर दिया। दैट इज सिंपल डेप्रिसिएशन। आया पॉइंट समझ में? तो वो क्या कहता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखो डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अ depreciable amount of a depreciable asset is its historical cost or other amount less its estimated scrap value। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो एक एग्जाम्पल छोटा सा। एग्जाम्पल, a machinery purchased for rupees 1,10,000, 1,10,000 की मशीनरी खरीदी। इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 10,000। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होगी आपकी 10,000। यूजफुल लाइफ 5 years। बताओ जी, सबसे पहले डेप्रीशिएबल अमाउंट। सर कितने अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? डेप्रीशिएबल अमाउंट
भाई 1,10,000 का खर्चा हुआ एसेट को खरीदने में, लेकिन आपको पता है कि 10,000 की रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो जानी है। तो आप क्या बोलोगे, सर 1,00,000 का ही नेट खर्चा है, जिसको डेप्रिशिएट करो। तो 1,00,000 आपका क्या हो गया, डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया। और अगर मैं बात करूं सर डेप्रिसिएशन की, तो इस 1,00,000 के खर्चे को 5 साल में स्प्रेड कर दो, तो यानी कि हर साल कितना, 20,000 का डेप्रिसिएशन, 20,000 का डेप्रिसिएशन। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक नोट लिख लो, नोट, लैंड इज नॉट, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। सर जो लैंड होता है वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है, क्योंकि सर जो लैंड होता है ना, लैंड की कभी भी घिसावट नहीं होती है। अगर आपने एक जमीन खरीद रखी है तो जमीन की कभी भी घिसावट नहीं होगी, इवन जमीन की तो एप्रिसिएशन होती है, जमीन की तो वैल्यू बढ़ती है। मैं लैंड की बात कर रहा हूं, ध्यान देना मैंने वर्ड क्या लिखा है, लैंड। लैंड लिखा है मैंने, बिल्डिंग नहीं लिखा, बिल्डिंग नहीं लिखा, और ना ही मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिखा। पॉइंट समझ रहे हो? मैंने सिर्फ लैंड वर्ड लिखा है। बिल्डिंग अलग चीज होती है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड होती है, लैंड होता है सिर्फ जमीन, खंडर जमीन जिसे बोलते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड होती है, और लैंड एंड बिल्डिंग भी सर कंस्ट्रक्टेड ही होती है, वो बिल्डिंग का दूसरा नाम होता है लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, तो सिर्फ लैंड की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर पॉइंट? तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये हमने पॉइंट नंबर क्या बनाया था, पॉइंट नंबर 4 बनाया था। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5, दैट इज योर methods of charging depreciation, methods of charging depreciation। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो मैं आपको बता देता हूं। कोर्स में कितने मेथड्स हैं आपके पास? स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसे WDV मेथड भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अभी एक एक मेथड को देखेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ नाम लिखो। एक है आपके पास प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और आप लिखो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ years digit method, एक लिखो आप सम ऑफ ईयर्स के बाद प्रोडक्शन यूनिट आपने लिख लिया। मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड, ठीक है। मशीन आवर मेथड, मशीन आवर मेथड, मशीन आवर के बाद लिख लेना एक डिप्लीशन मेथड, डिप्लीशन मेथड, बस यही है शायद, मशीन आवर डिप्लीशन, ठीक है यही है। अगर कोई बीच में एक आएगा तो एक आधा आएगा तो देख लेंगे, वैसे यही है मशीन आवर मेथड एंड डिप्लीशन मेथड, यानी कि टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 मेथड्स हैं।
6 मेथड्स आपको देखने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड एंड डिप्लीशन मेथड। अगर आपके स्टडी मटेरियल में या जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो मेरे नोट्स हैं या आपके स्टडी मटेरियल में, शायद मेरे नोट्स में तो ना हो, मेरे को आई हैव टू चेक अगेन। अगर आपके स्टडी मटेरियल में एन्युइटी मेथड, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपके स्टडी मटेरियल में एन्युइटी मेथड दे रखा हो और सिंकिंग फंड मेथड दे रखा हो तो उसको काट लेना, उसको कट कर देना। मैं अभी बुक भी जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो देख लूंगा, अगर मेरे पास कोई एन्युइटी मेथड या सिंकिंग फंड मेथड का क्वेश्चन दिखेगा तो उसको काटा लगा देना, क्योंकि वो जो मेथड्स है वो अब डिलीट हो गए, अब वो आपके कोर्स में नहीं है। तो अगर होंगे तो वो देख लेंगे, लेकिन इस समय भी वो आपको नहीं करने, एन्युइटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड अब आपको नहीं करने हैं, ठीक है जी, तो उनको काटा लगा देना। तो ये 6 मेथड आपको कवर करके चलने हैं। तो पहला मेथड देखते हैं हम, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल सी बात है सर। स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे कि नाम बता रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सर सीधी सीधी रेखा, कोई चक्करबाजी नहीं, सीधा सीधा चलते रहो, कोई चक्करबाजी नहीं, दैट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है कि सर कॉस्ट को आप डेप्रिशिएट करते रहो, मतलब हर साल आप इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन क्या करो, राइट ऑफ करते चले जाओ। तो लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड an equal amount is written off each year. An equal amount is written off each year during the working life of the asset, during the working life of the asset, so as to reduce cost of the asset, to nil or to its स्क्रैप वैल्यू। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आप हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, राइट ऑफ करते चले जाएंगे, टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू निल और अप टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। तो मतलब सर डेप्शन निकलेगा कैसे? तो लिखो डेप्रिसिएशन, अगर इस मेथड के हिसाब से डेप्शन निकालोगे तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, अगर डेप्रिसिएशन रेट आ जाए कभी आपके पास कि सर डेप्रिसिएशन रेट बता दो, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू जो भी आपने डेप्शन चार्ज किया है, डेप्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू 100, यह हो गया आपका डेप्रिसिएशन रेट। क्लियर पॉइंट? यानी कि हर साल आप इक्वल अमाउंट का क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते चले जाएंगे। अगला मेथड लिख लो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको, मैं अपने कुछ नोट्स देख लूं, क्योंकि मैं आपको जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। आई होप आप ये समझते हो, मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जहां से मैं आपको लिखवाता हूं, क्योंकि इसमें मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में लिखा होता है, तो मैं चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए।
हाँ जी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लिखो जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी नाम लिख लेना। स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम क्या क्या होते हैं? इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो एग्जाम में स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिखा हो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा हो, तो बात एक ही है। अगला लिखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस। रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये सब बोलते हैं इसे। रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सब बोलते हैं इसे। ठीक है जी, लिखो, under this system a fixed percentage of diminishing value of the asset is written off each year so as to reduce the asset to its residual value at the end of its life। देखो जी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपका रेट फिक्स हो जाता है। आप एक रेट कैलकुलेट कर लेते हो कि भाई रेट क्या है डेप्रिसिएशन का, और हर साल रिड्यूस्ड बैलेंस पे, रिड्यूस्ड बैलेंस मतलब आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जो हर साल बैलेंस ऑफ द एसेट आएगा उसके ऊपर रेट लगा के डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने रेट फिक्स किया कि भैया 10% मैं अपने एसेट को डेप्रिसिएट करूंगा, तो 10% आपने रेट फिक्स कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि हर साल आप 10% अपने रिड्यूस्ड बैलेंस पे, रिड्यूस्ड बैलेंस मतलब आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो बैलेंस आ रहा है उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगा के डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ऊपर जो स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने आपको बताया था, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड में था कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, ये देखो जी, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आप अपनी कॉस्ट के ऊपर, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, उस फिक्स कॉस्ट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। देखो क्या लिखा था यहां पर मैंने, ये देखो जी, यहां पर अगर आपको दिख रहा हो तो क्या लिखा था मैंने लिखा था, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू निल एंड एट इट्स स्क्रैप वैल्यू। ठीक है जी, लिखो, the rate of depreciation will be calculated as follows। एक फॉर्मूला है रेट निकालने का, एक फॉर्मूला है, इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। शायद आपने अपने मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं यहां मैथ्स का कोई आपको फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं सिखा सकता, तो ये आपको रटना पड़ेगा। रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। क्या कह रहा है वो? 1 माइनस एन, एन मतलब होता है यूजफुल लाइफ, वेयर एन इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ। एन मतलब हो गया यूजफुल लाइफ,
तो यूजफुल लाइफ तक का आपको क्या निकालना क्या बोलते हैं इसे, रूट बोलते हैं ना। यूजफुल लाइफ तक का आपको रूट निकालना है, और रूट निकालने के लिए आपको अंदर जो वैल्यू रखनी है दैट इज रेजिडुअल वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्लियर? चलो भाई, अब ये दो मेथड के ऊपर हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आओ जी, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहां तक। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल लिया आपके लिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, पहले दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है जैन ब्रदर्स acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The firm write off depreciation at the rate of 10% per annum on original cost every year. The books are closed on 31st December every year. Required to show the machinery account and depreciation account for the year 2015 and 16. ठीक है जी, वो कह रहा है 1 जुलाई 2015 को एक मशीनरी खरीदी है 14 लाख की, जिसपे 1 लाख की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, 10% का डेप्रिसिएशन है, और सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है। 31 दिसंबर हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं और आपको मशीनरी और डेप्शन अकाउंट बनाना है 2015 और 16, 2 साल का। आओ बनाओ जी। क्वेश्चन नंबर 1, मशीनरी अकाउंट और एक उसमें बोलता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट जुलाई मशीनरी खरीदी टू बैंक 14 लाख, और वो कह रहा था सेम डेट पे हमने इंस्टॉलेशन भी करा ली टू बैंक 1 लाख। सर इंस्टॉलेशन का खर्चा आपका एसेट अकाउंट में ही जाकर क्या होता है, कैपिटलाइज हो जाता है। आप 14+1 भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो, बात एक ही है। उसके बाद 10% का डेप्शन लगाना है। ठीक है जी, कब लगेगा? 31/12/15 को डेप्शन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। कितने पे? सर 15 लाख पे 10% कितने महीने का? पूरे साल का तो लगेगा नहीं, कितने महीने का? सर जुलाई से दिसंबर तक देख लो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का डेप्शन लगेगा इंटू 6/12। तो कितना हो गया? 15 लाख का 10% 150, 150 का आधा 75,000। तो 31/12/15 बाय बैलेंस सीडी 14,25,000। ठीक है जी। अब उसके बाद 1116 टू बैलेंस बीडी 1425 31/12/16 बाय डेप्रिसिएशन कितना? अब लगेगा पूरे साल का। इस साल तो पूरे साल का लगेगा, लेकिन ध्यान देना सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 14+1 क्या थी सर? ऊपर देखो क्या थी सर? 14+1 मतलब 15 लाख का 10% लगाओ। 15 लाख का 10% कितना हो गया? 150। तो 31/12/16 बाय बैलेंस सीडी ये हो गया 1425 माइनस 150, 1425 माइनस 150, 12,75,000, 1275। क्लियर बच्चे? हाँ जी क्लियर यहां तक। अब डेप्शन अकाउंट बना लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालो। क्या क्या डलेगा सर? डेप्शन अकाउंट में 31/12/15 को एक डेप्शन लगाया था, टू मशीनरी 75,000, और ये क्या होगा सर? ये पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा बाय
पीएनएल अकाउंट 75,000। भाई डेप्रिसिएशन का खर्चा कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद 31/12/16 टू मशीनरी 150 और 31/12/16 को बाय पीएनएल अकाउंट 150। क्लियर? बताइए जी, क्लियर? तो ये तो थे हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से क्वेश्चन। बताइए जी, देख लो एक बार सॉल्यूशन को देख लो। हाँ जी, देख लो एक बार सॉल्यूशन को, सारे पॉइंट्स। अब आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड मशीनरी ऑन 1 जुलाई 15। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 जुलाई 15 को मशीनरी एक्वायर करी, 14 लाख की मशीनरी है, 1 लाख का इंस्टॉलेशन का खर्चा है, 10% डेप्रिसिएशन है। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। शो द मशीनरी अकाउंट ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर द ईयर 15 एंड 16। सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, लेकिन एज पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हो जाएगा, आराम से कर लेते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2, मशीनरी अकाउंट। बताइए जी, 1 जुलाई 15 टू बैंक 14 लाख था, इंस्टॉलेशन का खर्चा था, ऐड करके भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, टू बैंक 1 लाख। उसके बाद 31/12/15 को वो कह रहा था 10% का डेप्शन लगाना है बाय डेप्रीसिएशन। कितना? 15 लाख का 10%, दैट इज कितने महीने का? 6 महीने का था ना, तो ये था 15 लाख का 10%, 6 महीने का, ये हो गया 75,000 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी। देखो, अगर रेट गिवन होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर रेट गिवन होता है ना तो पहले साल में, अगर रेट गिवन होता है तो पहले साल में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से निकालो या डब्ल्यूडीवी से निकालो, बात एक ही हो जाती है। अगर मान लो रेट दोनों का सेम है कि सर ओरिजिनल कॉस्ट का भी 10% है और डब्ल्यूडीवी मेथड से भी 10% है, तो पहले साल में डेप्रिसिएशन सेम आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो क्यों सेम आएगा, क्योंकि सर वो पहला साल है। डिमिनिशिंग बैलेंस में तो हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है, तो पहले साल में तो कोई क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये होगा 14,25,000। उसके बाद 1,116 टू बैलेंस बीडी 1425। अब चेंज होगा डेप्शन 31/12/16 को बाय डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से बताना किस पे लगेगा सर। अब 14,25,000 जो कि हमारी रिड्यूस वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, इसके ऊपर 10% लगा दो, तो 14,25,000 का 10% कितना हो जाएगा? 142,500। 31/12/16 बाय बैलेंस सीडी 1,282,500, 12,82,500, 1,282,500। ठीक है जी, बोलो जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये 2 ही साल का इसने क्वेश्चन मांगा था और सिर्फ इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट ही था। एक बार देख लो इसे, देख लो एक बार इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, चलो भाई, तो ये हमारे दो मेथड्स हुए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब लिखो एक और मेथड, दैट इज योर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये लास्ट मेथड है आज की क्लास का, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लिख लो तीसरा मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड लिखो। In this case, annual depreciation will be calculated as follows. Original cost of asset minus estimated स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, इसको क्या बोलते थे हम? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम डेप्रीशिएबल अमाउंट भी बोलते थे, डेप्रीशिएबल अमाउंट इनटू। अब ये वाली चीज ध्यान से सुनना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर, डेप्रीशिएबल अमाउंट यूज होता ही है, यहां पर ध्यान से समझना। न्यूमरेटर में आपको क्या लेना है? आपको लेना है द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। क्या कह रहा है? वो कह रहा है न्यूमरेटर में आपको क्या लेना है? न्यूमरेटर में आपको लेना है नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। फॉर एग्जाम्पल, आपके एसेट की लाइफ है 10 साल, आपके एसेट की लाइफ है 10 साल और आप 5th ईयर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, आप 5th ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो कितने साल बचे हैं अभी? कितने साल बचे हैं सर? 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, यानी कि 5 साल तो आपके रिमेनिंग है, लेकिन इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, तो यानी कि जिस साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो वो साल भी इंक्लूड करके चलना है। तो न्यूमरेटर में आपका क्या आएगा? 6 आएगा। नहीं समझ में आया सर? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। अगर आप जिस साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो उस साल के बाद देखोगे ना कि भी कितने रिमेनिंग ईयर्स हैं, वो रिमेनिंग ईयर्स प्लस वो साल जिस साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। मान लो आप 3rd ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, 10 साल की एसेट की लाइफ है, 10 साल की एसेट की लाइफ है, 3rd ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो कितने साल बचे हैं अभी? सर 7 साल बचे हैं, 7 साल बचे हैं, वो तो रिमेनिंग हो गए, इंक्लूडिंग द 3rd ईयर। तो न्यूमरेटर में कितना लोगे आप? 8 लोगे। क्या लोगे? 8 लोगे। डिनोमिनेटर में क्या लोगे आप? टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट। भाई जो भी आपकी लाइफ है उन सब लाइफ्स की डिजिट का टोटल, यानी कि लाइफ है 10 साल, लाइफ है आपके एसेट की 10 साल, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी कि इन सबको टोटल करना है। इसके लिए आपने मैथमेटिकल एक फॉर्मूला भी देखा होगा, फॉर्मूला मेरे को ये याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में देखा होगा, शायद वो होते थे बचपन में मैथ्स में चैप्टर होते थे ना एपीजीपी करके, तो वहां पर आपने फॉर्मूला देखा था, क्या होता था? n + 1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर आपके 1 से 10 तक आपको सबका टोटल करना है, 1 से 10 तक डिजिट्स का सबका टोटल करना है, तो आप क्या करोगे? 10 ब्रैकेट में 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। आई होप ये फॉर्मूला लगा लोगे आप। ठीक है जी सर, इसका कोई एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखता हूं कुछ।
बनाते हैं इसका एग्जांपल। देखो एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ द एसेट 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू 50,000, यूजफुल लाइफ 10 years. Calculate the depreciation using sum of years digit method at the end of A part लिख लो, at the end of 3rd year, 7th year, 5th year, 8th year। ठीक है जी, ये अलग अलग साल पे आपको क्या निकालने हैं, डेप्शन निकालने हैं। बताओ भाई सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे बता दो डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीशिएबल अमाउंट? सर डेप्रीशिएबल अमाउंट वो अमाउंट जिसके ऊपर डेप्शन चार्ज होगा। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना होगा, 5 लाख माइनस 50,000, यानी कि 4.5 लाख पे डेप्शन लगना है, 450 पे डेप्शन लगना है। ठीक है, अब ए पार्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर बताना। एट द एंड ऑफ 3rd ईयर तो 450 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में था कि सर 3rd ईयर के बाद देखो नंबर ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 3rd ईयर के बाद देखो नंबर ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो कितना बचा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 7 साल तो रिमेनिंग है, 7 साल तो रिमेनिंग है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, यानी कि इंक्लूडिंग 3rd ईयर, तो कितना आ जाएगा न्यूमरेटर में 8। समझ में आया 8 कैसे, कि सर 7 साल तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, लेकिन हमें प्रेजेंट ईयर भी इंक्लूड करके चलना है, यानी कि 3rd ईयर को भी इंक्लूड करके चलना है, तो टोटल कितना आ गया, 8 आ गया। डिवाइडेड बाय 1 से 10 तक का टोटल, 1 से 10 तक का टोटल निकाल लो बाय द फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 11 55, 55, 8/55। तो बताइए 3rd ईयर का डेप्शन कितना निकलेगा, 450 × 8/55, तो ये आ जाएगा लगभग 65455, 65455। ठीक है जी। अब बताओ एट द एंड ऑफ 7th ईयर कह रहा है वो, 7th ईयर में 450 इंटू एट द एंड ऑफ 7th ईयर, 7th ईयर के बाद बताओ कितने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, 8, 9, 10, 3 साल तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, 55, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 55, ये आ जाएगा 32727, 32727। अब डेफिनेटली बच्चों के आएंगे इस पे क्वेश्चंस कि सर ये मेथड नहीं समझ में आया। भाई साहब समझने का कुछ नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं, समझने का कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें ये मत क्वेश्चन रेज करना है कि सर समझ नहीं आ रहा, अरे फॉर्मूला याद रखना है, अप्लाई करना आना चाहिए फॉर्मूला तरीके से। ठीक है जी। फिर था एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5th ईयर के बाद बताओ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल तो रिमेनिंग है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 6, 5 रिमेनिंग हो गए और प्रेजेंट ईयर को इंक्लूड कर लो तो 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 55, तो कितना हो जाएगा लगभग 49091, 49091। ठीक है जी। और डी पार्ट क्या था, एट द एंड ऑफ 8th ईयर, 8th ईयर के बाद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होगी 9th और 10th इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर, तो ये आ जाएगा 3, तो 450 इंटू 3/55 कितना हो गया,
24545 24545 ठीक है जी। तो ये आपका होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। क्लियर है? मेथड में कुछ नहीं है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कराऊंगा, फिर भी आप एक बार ट्राई करना। ठीक है जी, चलो फिर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई। हाँ जी, चलिए फिर तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना कराया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और इसके बाद हमारी लगभग कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को वाइंड अप करने की, और अगर नहीं हो पाया तो एक और क्लास हमारी लग जाएगी, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।